सुप्रभात बच्चों, मैं संजू पांडे, अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज हम चतुर्थ सेमेस्टर में पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी प्रदान करेंगे DSC के अंतर्गत। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पाठ्यक्रम आपको हमको मिला है, इसमें लिखा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। वास्तव में हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो अभी यहाँ पे हमको लिखना होना चाहिए था बृहत अर्थशास्त्र, जो यहाँ पे पाठ्यक्रम में गलत लिखा है। तो आप सब इसको ध्यान में रखिएगा कि माइक्रो हम पढ़ चुके हैं, अब हमको पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसको पढ़ने का हमारा उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था में उपभोग, विनियोग ये किस ढंग से होता है और इन दोनों में कैसे संतुलन होता है, इसकी जानकारी प्रदान करना, बाजार में होने वाले परिवर्तन की संपूर्ण जानकारी और वस्तुओं पर लगाए जाने वाले प्रशुल्क और अभ्यंश कैसे लगते हैं, जो उसके बारे में जानकारी देना, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अब अपन आते हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके अंतर्गत जो प्रथम इकाई है सूक्ष्म अर्थशास्त्र को ध्यान रखिएगा, वो अब अपना बृहद अर्थशास्त्र हो गया है। इसे हम समिष्ट अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब अपने विषय का नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स है या समिष्ट अर्थशास्त्र है। इसके अंतर्गत हम प्रथम इकाई के अंतर्गत पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है, तो हम उसका अर्थ जानेंगे, मार्शल, पिगू और फिशर की क्या परिभाषा है उनको जानेंगे, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, राष्ट्रीय आय के जो भाग हैं, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, जो उसकी गणना विधि है, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपको ये बताया जाएगा कि नेशनल इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर यानी कि राष्ट्रीय और आर्थिक कल्याण में क्या संबंध है। राष्ट्रीय आय लेखांकन इसका कैसे किया जाता है, एक उसका पूरा प्रारूप कैसे बनाया जाता है, इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय लेखांकन को पढ़ेंगे। और उसके बाद जो आय का सर्कुलर फ्लो होता है, वो हर अर्थव्यवस्था में द्विक्षेत्रीय मॉडल में, त्रिक्षेत्रीय मॉडल में कैसे होता है, इसकी जानकारी प्रथम यूनिट के अंतर्गत दी जाएगी। दूसरी इकाई है रोजगार एवं उपभोग फलन। चूंकि ये अर्थशास्त्र है और समिष्ट अर्थशास्त्र है, इसलिए इसका जो विषय होगा रोजगार का सिद्धांत। इसमें जो प्रतिष्ठित सिद्धांत थे, उसके बाद से का बाजार नियम, जिसने कहा है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, वो फिर जो महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, वो है किन्स का रोजगार सिद्धांत, जिसे इफेक्टिव डिमांड या प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर है उपभोग फलन, और उपभोग फलन इसमें हम पूरा ये जानेंगे कि कैसे उपभोग किया जाता है, उपभोक्ता का उपभोग करने का तरीका क्या होता है। फिर उसके बाद है कि औसत और सीमांत उपभोग फलन और गुणक और त्वरक। तो ये गुणक और त्वरक अर्थव्यवस्था में कैसे काम करते हैं और हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कैसी होती है, कैसे हम धीरे धीरे वस्तुओं के उपभोग में परिवर्तन करते जाते हैं, इन सब की जानकारी इसके अंतर्गत दी जाएगी। गुणक और त्वरक हमको ये बताते हैं कि उपभोग में, आय में वृद्धि से विनियोग में कितनी वृद्धि विनियोग में वृद्धि से आय में कितनी वृद्धि होगी, ये गुणक बताता है। और ये दोनों एक दूसरे के, गुणक और त्वरक एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर ये दोनों अर्थव्यवस्था में साथ साथ चलते हैं तो अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ता है। फिर है विनियोग फलन, तो विनियोग कैसे होता है, पूंजी की सीमांत दक्षता क्या है, इन सब की जानकारी इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको दी जाएगी। थर्ड यूनिट में आते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणा, अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। फिर उसके बाद है अगला नेक्स्ट रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत। फिर उसी के अंतर्गत है हैक्सर और इनका सिद्धांत। तत्पश्चात प्रशुल्क पढ़ेंगे अपन, फिर पढ़ेंगे भुगतान संतुलन, फिर पढ़ेंगे भुगतान संतुलन में असंतुलन क्यों आता है और भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति क्या है। मतलब कहना चाहिए कि भारत की बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब हम हमारे पास कितनी विदेशी मुद्रा है, हम कहीं ऋण में तो नहीं है, इन सब की जानकारी इस BOP के तहत यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के तहत दी जाएगी। फिर है नेक्स्ट अगला मुद्रा एवं बैंकिंग। तो हम सबको मालूम है कि मुद्रा का प्रचलन कैसे हुआ, मुद्रा की परिभाषा क्या है, मुद्रा क्या क्या कार्य करती है, इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके पश्चात विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है, ग्रेशम लॉ क्या कहता है, भारत में बैंकिंग का इतिहास कैसा रहा
और व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं, ये आधारभूत जानकारी इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको दी जाएगी और ये 4 क्रेडिट होंगे, प्रत्येक क्रेडिट का 1 क्लास होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे अध्ययन का स्रोत। तो इसमें भी एमएल सेठ है, एचएल आहूजा है। मैं इन पुस्तकों को ही प्रेफर करूंगी क्योंकि ये पुस्तकें बहुत सरल भाषा में और आसानी से समझ में आ जाती हैं। और अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो इसके तहत जो ये लिंक दिख रहा है आपको ऑनलाइन स्रोत के, उनसे भी आप अपनी अध्ययन कार्य को कर सकते हैं। अब है आकलन एवं मूल्यांकन। तो इसमें भी वही है कि जैसा अभी तक आप सेमेस्टर में करते आए हैं कि 30 नंबर का CIA और 70 नंबर का ESE। तो CIA की जो विधि है उसमें ये है कि 2 इंटरनल होंगे और दोनों इंटरनल में से 20-20 अंक के जो आपका अधिकतम मार्क्स होगा वो जुड़ेगा। साथ में आपका सेमिनार और उपस्थिति और आपकी सहभागिता, कार्य सहभागिता को देखते हुए 30 अंक में आपको जो भी अंक आप प्राप्त करेंगे वो प्रदान किया जाएगा। जहां तक अंत सेमेस्टर परीक्षा की बात है तो वो 2 खंडों में बटा है। प्रथम खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 10 और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। उसके पश्चात लघुत्तरी प्रश्न जो है वो प्रत्येक यूनिट से आपको 1 क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। और अंतिम जो है खंड ब, इसके अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और ये प्रश्न जो है प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर के होंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा, उसमें से किसी एक प्रश्न को हल करना रहेगा और इसके तहत 40 नंबर आपको मिलेगा वर्णनात्मक प्रश्न में। कुल मिला के ये 70 नंबर का होगा, ये थ्योरी को पेपर होगा और ये आपका अंत सेमेस्टर परीक्षा के तहत होगा। इन परीक्षाओं को करके आप चतुर्थ सेमेस्टर को बहुत अच्छे से अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रही हमारी सेमेस्टर 4th की जानकारी और पाठ्यक्रम का संपूर्ण अध्ययन। इसके बाद धन्यवाद छात्रों, मैं अगली कक्षा में फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।